हाँ, तो हिंदी साहित्य अपन स्टार्ट कर चुके थे और उसका काव्य खंड का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज अपन गद्य खंड का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे बड़े शानदार तरीके से। पहले अपन इसकी व्याख्या जानेंगे, समरी बता दूंगा और क्वेश्चन आंसर समेत कंप्लीट वन शॉट है, कंप्लीट चैप्टर इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अंतर्भाग सेकेंडरी बुक का गद्य खंड का चैप्टर का नाम है प्रेम घन की छाया या स्मृति और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, बहुत ही शानदार स्टोरी, एक ही बार में आपको याद हो जाएगी। एक्चुअली ये जो राइटर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये एक रईस होता है, उन रईस के बारे में कहानी है। और जैसे कि अपने हिंदुस्तान के सारे जो रईस होते हैं वो एक से बड़े एक होते हैं। हर छोटा छोटा काम भी वो आपको पता है, जब रईस होते हैं तो वो रईसा ही दिखाते हैं, छोटा छोटा काम भी अपने नौकरों से करवाते हैं। तो वैसे ही जो एक इनमें रईस है वो चौधरी बद्रीनारायण जी है। और ये इतने बड़े रईस हैं कि इनका रहने का स्टाइल, लंबे लंबे कंधे तक लंबे बाल, पहनावा, और घर पे चलते ही मतलब इतने शौक है कि महफिल जमाते हैं, नाच डांस सब कुछ करवाते हैं। और एक बड़ी शानदार स्टोरी, मज़ा आएगा आपको कि एक बार क्या हुआ था कि ऐसे ही बैठे थे उनके फ्रेंडों के साथ में, दोस्तों के साथ में बैठे थे। अब मतलब एक रईसाई का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कितनी रईसाई थी। बैठे थे 4-5 दोस्तों के साथ में बैठे थे, तो पास में एक लैंप जल रहा था, ठीक है। तो लैंप जल रहा था, लैंप जैसे भबक रहा था, तेज़ भग ऐसे कर रहा था, कम ज़्यादा हो रहा था। तो चौधरी साहब के बिल्कुल पास में था, लेकिन चौधरी साहब ने उसको कम नहीं करा, क्योंकि रईसा ही मैं थोड़ी कम करूँगा, ये काम तो नौकर का है। तो फिर चौधरी साहब ने आवाज़ लगाई कि अरे बंद करो जल्दी इसका, ये जब फूट जाएगा तब बंद करोगे क्या। तो नौकर क्या नहीं, देरी हो गई, उड़ते वो बबक के फूट भी गया, लेकिन उन्होंने बंद नहीं करा। तो मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो, जबकि साथ साथ में एक नौकर 24 घंटे पीछे लिए चौधरी साहब के पीछे घूमता था, जिसमें उनका पान होता था एक, कि क्या पता कब इनके मतलब मन हो जाए पान खाने का, तुरंत देना पड़ेगा। तो ये रईसाई है और बड़े शानदार चैप्टर है, इसको अपन पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ईजी है, आप देख सकते हो क्या रईसाई चीज़ है ना। आप भी इतना बड़े रईस बनना, अच्छी मेहनत करो। तो पहले अपन पार्ट का निचोड़ निकाल लेते हैं, 4-5 लाइनें बिल्कुल निचोड़ के रूप में निकाल दी, वैसा कि जैसा कि मैं आपको कराता हूँ हमेशा। रामचंद्र शुक्ल का परिचय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज से मिर्ज़ापुर में हुआ था, ठीक है। मिर्ज़ापुर यूपी के अंदर इनका इंट्रोड्यूस इनको हुआ था, और वो बचपन में हो गया था, मतलब बचपन में जानकारी हो गई थी इनसे, इन चौधरी साहब से। धीरे धीरे शुक्ल जी का साथ ये परिचय भी बढ़ता गया, और उम्र के साथ, ठीक है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है उम्र के साथ ये परिचय बढ़ता गया। और चौधरी साहब भारतेंदु जी के मित्र थे। एक्चुअल में जो भारतेंदु जी हैं, क्योंकि ये जो कवि हैं ये भारतेंदु मंडली के ही हैं, तो भारतेंदु जी के ये फ्रेंड थे, कौन, चौधरी बद्रीनारायण जी। तो उनकी बातें विलक्षण वक्रता से युक्त होती थी, मतलब बड़ी चतुराई से बातें करते थे ये, ठीक है। और ये पुराने रईस थे, मतलब खानदानी रईस होते हैं ना, जिनके पीढ़ियों का पैसा हो। उनके बाल लंबे थे, कंधों तक लटके रहते थे। होली पर उनके यहाँ खूब नाच रंग होता था। वह नागरी को भाषा मान, हालांकि नागरी एक लिपि है, लेकिन ये नागरी को भाषा मान के लिखते थे। वैसे लिखेंगे जैसे ये मिर्ज़ापुर है, तो ये मिर्ज़ापुर ऐसा नीचे लिखा हुआ है, सॉरी, मिर्ज़ापुर को ऐसा मिर्ज़ापुर नहीं लिखेंगे, लेकिन मिर्ज़ापुर ऐसा, मतलब नागरी लिपि है। वह मिर्ज़ापुर को मिर्ज़ापुर लिखते थे, मिर्ज़ापुर लिखते थे। इसका अर्थ है मीर का मतलब समुद्र, ठीक है, जा का मतलब पुत्री, पुर का मतलब नगर, यानी कि लक्ष्मी नगर, ठीक है, पुत्री लक्ष्मी बोल सकते हो। तो इसलिए ये इसको लक्ष्मी नगर भी, अर्थात लक्ष्मी नगर। तो ये इनका लिखने का तरीका था, यही बोलने का भी तरीका इनका ऐसा ही लगे। अभी बीच बीच में 2-3 जगह ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जब इन चौधरी साहब का बोलने का तरीका आपको नजर आएगा, ठीक है। देखते हैं, पहला गद्यांश अपन ले रहे हैं, बहुत ही शानदार है, इजीली समझ में आ जाएगा, बस एक बार सुनते जाना है बस। कि मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने से बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग पढ़ा करते थे, मतलब बड़े ध्यान से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे, ठीक है। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्ज़ापुर हुई, मतलब जिनकी बदली का मतलब ट्रांसफ़र, जब उनका ट्रांसफ़र जो है वो कहाँ से, हमीरपुर जिले की राठ तहसील का नाम है, वहाँ से जब मिर्ज़ापुर हुई तब मेरी अवस्था मात्र 8 वर्ष की थी। तो संदर्भ तो आपको याद करना पड़ेगा, जो सब में कॉमन हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग सेकंड के प्रेमघन की छाया स्मृति नामक संस्मरण से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ये लाइन तो फिक्स होगी सब में, जिसमें बुक का नाम भी है, राइटर का नाम भी है, और कौन सी उस बुक से लिया गया है वो भी इसके अंदर सब कुछ है। प्रसंग
प्रसंग इसको देखते हुए पता चल गया होगा कि शुक्ल, सीधी सी बात है, ये इनका ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो शुक्ल जी के पिता सरकारी कर्मचारी थे, वे साहित्यिक रुचि के व्यक्ति थे, मतलब उनको लिटरेचर पढ़ना पसंद था। उन्होंने अपने पिता की इसी प्रवृत्ति का उल्लेख इस अवतरण के अंदर, पिता की क्या क्या रुचि थी, क्या पसंद था, वो इसके अंदर उल्लेख किया है, जो कि अपन व्याख्या में देख ही लेंगे। व्याख्या देखो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पिता के बारे में बताते हुए कहा है कि वो फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। देखो साफ पता चल गया कि मेरे पिताजी फारसी ज्ञाता थे। मतलब इसमें क्या होता है कि गद्यांश की व्याख्या करना बेहद आसान है, लेकिन थोड़ा सा तरीका लगाना, अपने शब्दों में लिखना है और एक दो लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, बाकी कोई वो मुश्किल नहीं होता। देख लो अपनी बातें वही है, थोड़ा अपने ऑन वर्ड्स में लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पिता के बारे में बताते हुए कहा है कि वे फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और हिंदी की पुरानी कविता के बड़े प्रेमी थे। हिंदी कवियों की उक्तियों को फारसी कवियों की उक्तियों के साथ तुलना करने और मिलाने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था। मतलब आप समझ सकते हो साहित्य कितने प्रेमी थे। वो हिंदी और फारसी की आपस में मिला के तुलना करते कि कौन सी अच्छी है, कौन किस में ज़्यादा अच्छी बातें लिखी हुई है। तो मतलब समझ सकते हो वाकई जिसके पास रुचि हो वो ऐसा करता है। जैसे कि अपन करते हैं, दोनों लैंग्वेज एक साथ चलाते हैं, हर कोई नहीं चला सकता, बड़ी मेहनत है इसमें। वही चीज़ है। यही नहीं अपितु वे घर के सब लोगों को एकत्र कर रात को प्राय रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, और रामचंद्र का जो केशवदास जी के द्वारा लिखी गई है, इनको भी सुनाया करते थे। उनका पढ़ने का ढंग बहुत आकर्षक होता था। आधुनिक हिंदी साहित्य में उन्हें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाटक बहुत प्रिय थे। ठीक है, यानी क्या लिखा हुआ है कि आधुनिक मतलब एट प्रेजेंट जो हिंदी साहित्य है, उस हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा पसंद था वो था भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का नाटक, जो उनको बहुत पसंद था। और उन नाटकों को भी वे कभी कभी सुनाते भी थे। ठीक है, उनके पिताजी सरकारी सेवा में थे तथा उनका स्थानांतरण, देखो वहाँ पर लिखा था ना बदली का मतलब ट्रांसफर, स्थानांतरण वर्ड यूज़ करना अच्छा रहेगा। उनका स्थानांतरण होता रहता था, क्योंकि सरकारी जॉब में तो ऐसे तबादले या स्थानांतरण होता ही रहता है। तो उनका तबादला बोल दो चाहे स्थानांतरण बोल दो, बात एक ही है। उनका तबादला हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्ज़ापुर के लिए हुआ। तो बालक रामचंद्र भी अपने पिता के साथ मिर्ज़ापुर आ गए। उस समय उनकी अवस्था मात्र 8 वर्ष की थी। अब बताओ वो क्यों बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, जैसे कि रामचरितमानस के राइटर को भी लिख दिया, थोड़ा अच्छा रहता है, वही चीज़ है। विशेष में तो अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे कि शुक्ल जी ने यहाँ अपने पिता की साहित्यिक रुचि का उल्लेख किया, बिल्कुल कि पिताजी साहित्यिक रुचि, बिल्कुल मतलब आपको इजीली पता चल रहा है। दूसरा, लेखक ने चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन के संस्मरण प्रस्तुत करते हुए अपने पिता के बारे में बताया है, और भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। शैली वर्णात्मक है। शैली तो लगभग वर्णात्मक या संस्मरणात्मक ही रहेगी सबके अंदर, वो तो ईजी है, क्योंकि अपन गद्यांश मोस्टली वर्णात्मक ही रहती है। ये बात है, कॉमन है। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो याद नहीं करनी पड़ेगी, कॉमन है। सेकंड देखो, भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में जगी रहती थी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिलीजुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। मिर्ज़ापुर आने पर कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका नाम है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, ये नाम है। तो प्रस्तुत गद्यावतरण वो तो अपना कॉमन हो गया। और प्रसंग, बचपन में शुक्ल जी भारतेंदु हरिश्चंद्र और सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक के नायक हरिश्चंद्र में, उनका नाटक का क्या नाम था, उनमें मतलब नायक जो थे हरिश्चंद्र, उसके अंदर कोई भेद नहीं कर पाते थे, वो कन्फ्यूज हो जाते थे। मिर्ज़ापुर पर उन्हें पता चला कि भारतेंदु के एक मित्र बद्रीनारायण चौधरी मिर्ज़ापुर में रहते हैं, जो एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, व्याख्या देखो तो पता चलेगा सब कुछ। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी पुरानी हिंदी कविता के विशेष प्रेमी थे, साथ ही उन्हें भारतेंदु के नाटक विशेष बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय थे। बचपन से ही शुक्ल जी के मन में भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में मधुर भावना जागृत रहती थी। उनकी बाल बुद्धि भारतेंदु हरिश्चंद्र और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र में कोई भेद नहीं कर पाती थी। हरिश्चंद्र शब्द से उनके मन में दोनों की मिलीजुली छवि उभरती थी। उन्हें लगता था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक के नायक हरिश्चंद्र वो सब एक ही है, ऐसा लगता था उन्हें, उनमें कोई अंतर नहीं लगता था। मिर्ज़ापुर में जब पिताजी के साथ रामचंद्र शुक्ल रहने लगे तो उन्हें पता चला कि वहाँ भारतेंदु जी के परम मित्र उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी भी रहते हैं, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। उन्हें देखने की इच्छा उनके मन में बहुत ज़्यादा जागृत हुई। इस गद्यांश में इतना ही है, उतना लिख दिया। नेक्स्ट मोर बातें आएगी इनकी। तो विशेष शुक्ल जी के मन में बचपन से ही हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम था और वे भारतेंदु के प्रति बहुत रेस्पेक्ट आदर भाव रखते थे। और भाषा है, उसकी बात अगर अपन करें तो भाषा है जो शुद्ध,
परिनिष्ठित खड़ी बोली है हिंदी, खड़ी बोली हिंदी रहेगी मोस्टली इनमें, तत्सम शब्दों का भी कहीं प्रयोग है। और शैली की बात करें तो विवरणात्मक और संस्मरणात्मक शैली इसके अंदर है, या फिर आप कह सकते हो वर्णात्मक शैली है, वो भी चलेगा। ठीक है, ईजी है। तीसरा, पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। नीचे का बरामदा खाली था, ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल में आवृत था, मतलब चारों ओर वो जो नहीं होती बेल जो होती है वो, और बीच बीच में खंबे और खाली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया, कोई दिखाई नहीं पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया कि ऊपर ऊपर जाओ। तो लता प्रधान के बीच, मतलब जो कि कहते हैं ना कि वो बेलें होती है जो छोटी छोटी, उसके बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए, एक कंधा एक हाथ खंबे पर था। देखते ही देखते ही मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। ठीक है, बड़ा शानदार गद्यांश है। चौधरी साहब के घर का नज़ारा है ये, बड़ा रईस आदमी थे वो। देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक अंदर बहुत खैर कॉमन हो गया अपना। ठीक है, प्रसंग, शुक्ल जी के पिताजी का तबादला मिर्ज़ापुर हो जाने पर वे अपने पिता के साथ मिर्ज़ापुर रहने लग गए। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि यहाँ हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी रहते हैं, जो भारतेंदु के मित्र हैं। उनके दर्शन के लिए तीव्र उत्कंठा इच्छा शुक्ल जी के उनके मकान तक ले गई। अब देखो व्याख्या में पता चलेगा कि शुक्ल जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जो लड़के हमारी मित्र मंडली में थे उनमें से कुछ ने चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगंज का मकान देखा था, वो जानते थे, उनके फ्रेंड सर्कल में जो थे ना वो, अतः उन्हें अगुआ बनाकर हम, मतलब उनको आगे आगे चला के हम वहाँ मकान की ओर चल पड़े। कुछ देर में हम पत्थर के एक बड़े मकान के सामने सड़क पर खड़े थे। नीचे का बरामदा खाली था, पर ऊपर का बरामदा सघन लताओं से घिरा था। ठीक है, और बीच बीच में खंबे और खुली जगह थी। हमें उधर ही देखने को कहा गया, उधर देखो, पर हमें कोई दिखाई नहीं पड़ा। अतः हम लोग सड़क पर चक्कर लगाने लगे। थोड़ी देर बाद एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया, तो हमने देखा कि लताओं के बीच एक मूर्ति यानी व्यक्ति, जो मूर्ति वो खड़ी थी, व्यक्ति की मूर्ति खड़ी थी, जिसका एक हाथ बरामदे के खंबे पर था। ठीक है, ऐसे, और उसके बड़े बड़े बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। यही प्रेमगंज जी थे जिनका पहला दर्शन सड़क से हम सभी ने या हमारे पूरे संघ ने किया था। थोड़ी देर बाद ही वे आकृति दिखाई देना बंद हो गई। प्रेमवन जी वहाँ से हट गए थे। ठीक है, तो बद्रीनारायण चौधरी एक पुराने रईस थे। उनका मकान ठाट बाट, रहन सहन, वेशभूषा भी रईसों जैसे ही थी। ठीक है, भाषा साहित्य खड़ी बोली हिंदी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। शैली लेखक ने वर्णात्मक है या संस्करणात्मक, दोनों कॉमन है। और लेखक ने अपने विचारों के अनुरूप तत्सम और अन्य जो भी शब्दों का प्रयोग किया उच्चाई ने इसके अंदर किया है। 2-3 भी लिख दो के विशेष तो बहुत है। नंबर 4, जो मैं सयाना होता गया, मतलब थोड़ा थोड़ा समझदार होने लग गया, उम्र बढ़ती गई, त्यों तो हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। क्वींस कॉलेज पढ़ते समय स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में से थे, मतलब उनके क्लासमेट थे पिताजी के इसके। और भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्राय मेरे यहाँ आया करती थी, पर हम अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपा कर रखने लगे। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए, मैं बिगड़ न जाऊं। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। मैं वहाँ से पुस्तकें लाकर पढ़ा करता था या फिर पढ़ा करता था। ठीक है, ये तो कॉमन हो जाएगा। प्रसंग, इस अवतरण में शुक्ल जी ने अपने बारे में ये बताया है कि मिर्ज़ापुर आने पर साहित्य की ओर उनका झुकाव बढ़ता गया, साथ ही किताबों से उन्हें स्वाभाविक प्रेम होता गया। वे पंडित केदारनाथ पाठक के हिंदी पुस्तकालय से किताबें लाकर पढ़ा करते थे, ये तो कॉमन है। और बात करें व्याख्या की, तो मिर्ज़ापुर आने पर शुक्ल जी को पता चला कि यहाँ चौधरी बद्रीनारायण उपाध्याय का भी निवास है, जो भारतेंदु जी के मित्र और हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं। उन्हें देखने की लालसा स्वाभाविक थी, साथ ही हिंदी के नूतन साहित्य की ओर झुकाव भी बढ़ रहा था। 2 बातें हैं, एक तो पिताजी का ट्रांसफर हुआ मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के अंदर ये प्रसिद्ध कवि बद्रीनारायण जी रहते थे, इनको देखना था। और क्योंकि इनका झुकाव था साहित्य की तरफ, तभी तो इनको देखने गए थे, है ना। वरना किसी का स्पोर्ट्स में इनको देखने का रुचि होती है, किसी को फिल्म का, इनको भांडों को देखने की रुचि होती है, तो अलग अलग रुचि होती है। तो इनकी रुचि थोड़ी अलग थी, इनको हिंदी साहित्य, मतलब ये साहित्य पसंद था, ये चीज़ है। तो भारत जीवन प्रेस की किताबें उनके घर में आती रहती थी, क्योंकि इनके संचालक बाबू रामकृष्ण वर्मा उनके पिताजी के पुराने सहपाठी थे। वे दोनों क्वींस कॉलेज में साथ साथ में पढ़े थे। जैसे जैसे शुक्ल जी बड़े होते गए, पुस्तकों के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया, किंतु उनके पिताजी को ये आशंका सता रही थी कि इन दूसरी पुस्तकों पढ़ते रहने से कहीं उनके बेटे का मन स्कूल की पढ़ाई से न हट जाए, क्योंकि
अदर चीज़ें पढ़ने से हो सकता है कि अब तक पढ़ाई मन ना हो, इधर इधर आ जाइए। इसलिए वे उन पुस्तकों को छिपा कर रखने लगे। उन्हीं दिनों मिर्ज़ापुर में पंडित केदारनाथ पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। तो रामचंद्र शुक्ल की रुचि पढ़ने के प्रति थी, इसलिए फिर वो वहाँ से उस लाइब्रेरी, पुस्तकालय का मतलब क्या था, लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी से बुक्स ले आकर पढ़ने लगे, क्योंकि जो ठान लेता है ना करने की वो करके रहता है। विशेष में तो देखो शुक्ल जी की रुचि पुस्तकों की ओर कैसे बनी, इसका चित्रण इसके अंदर किया गया है। अभिभावक स्कूल की किताबें पढ़ने पर जोर देते हैं, इस प्रवृत्ति का यहाँ पर बिल्कुल हमें मिलता है। अभिभावक हमेशा यही कहते हैं कि नहीं नहीं अभी पढ़ाई करो, सिर्फ यही करना है, वो चीज़ है। भाषा सरल सहज और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। वर्णात्मक संस्करणात्मक आप कॉमन सब में लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ थी। 5वां, हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था। हम लोगों की बातचीत प्राय लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। निसंदेह इत्यादि मतलब ऐसा हम तो बोलते थे ऐसे वर्ड, हालांकि अपनी यूज़ नहीं करते, अपन कहते हैं कि ओ ऑफ कोर्स ऐसा कह देते हैं, निसंदेह कभी नहीं बोलते होंगे, यहाँ पे ऐसा था ना, निसंदेह इत्यादि, ये सब ये यूज़ कर, मतलब इसका मतलब ये है कि इनका रुचि बढ़ने लगी थी साहित्य के प्रति इनकी, और ये इनका झुकाव था हिंदी की तरफ, ठीक है। तभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे कि जिस स्थान पर मैं रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तारों और कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। मतलब सारे गवर्नमेंट एक तरीके से सारे अफसर आदमी पढ़े लिखे लोग रहते थे। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी, क्योंकि वो उर्दू भाषी लोग थे। ज़्यादातर उर्दू कानों का मतलब क्या हो गया, मतलब वो उर्दू सुनने वाले लोग, उनको थोड़ी ऐसी अनोखी बोली लगती थी। इसी से उन्हें हम लोगों का नाम निसंदेह लोग रख कर छोड़ा, कि निसंदेह ये नाम रख के छोड़ दिया, ठीक है। तो ये तो अपना कॉमन है। प्रसंग मिर्ज़ापुर में शुक्ल जी 16 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते अपने हम उम्र हिंदी प्रेमियों की मंडली से जुड़ गए, जिसमें हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा शुद्ध हिंदी में हुआ करती, और ये लोग निसंदेह जैसे शब्दों का प्रयोग आपसी बहस में करते थे, और उर्दू प्रेमी लोगों को ये शब्द जो हैं बहुत खटकते थे, इसलिए उन्हें व्यंग्य से इस लोगों का नाम निसंदेह लोग डाउटफुल लोग कह सकते हो रख दिए, ठीक है। डाउटफुल तो नहीं कह सकते, सॉरी, वो तो निसंदेह। व्याख्या, शुक्ल जी ने अपने जिन समवयस्क मित्रों की हिंदी प्रेमी मंडली का उल्लेख किया है, उसमें काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़ और उमाशंकर द्विवेदी प्रमुख थे। अब ये चीज़ें मन से जोड़नी है, कुछ बातें चैप्टर की है जो आपको व्याख्या में जोड़नी है, ये चीज़ें थोड़ी सी याद करनी है। बाकी वही क्यों, अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर आप थोड़े से डिफरेंट नहीं हो जाओगे, और बाकी सब की तरह नंबर मिलेंगे, आधा एक नंबर कट सकता है, लेकिन ये चीज़ सब जोड़ दोगे तो नंबर आपके पूरे मिल जाएंगे। इस मंडली में प्राय हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा होती रहती थी, और बहस करते समय लोग शुद्ध प्रतिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते थे, ये बीच में हटा देना, प्रयोग करते थे, जिसमें निसंदेह जैसा शुद्ध शब्दों का आना स्वाभाविक ही था। शुक्ल जी जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ अधिकतर कचहरी के बाबू, वकील, मुख्तार और सरकारी कर्मचारी रहते थे, जिनका वास्ता उर्दू से अधिक पड़ता था। उनके कान उर्दू सुनने के अभ्यस्त थे। उनके कानों में जब इनके शुद्ध हिंदी के निसंदेह जैसे शब्द सुनाई पड़ते तो उन्हें बड़ा अजीब लगता, इसलिए व्यंग्य में उन्होंने इन लोगों का नाम ही निसंदेह लोग रख दिया। व्याख्या में विशेष में शुक्ल जी के आसपास का माहौल उर्दू बोली वाला था, इसलिए उन्हें उन लोगों को ये शब्द खटकते थे, और भाषा सरल सहज और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली इसके अंदर यूज हुई है। तत्सम शब्दों का और उर्दू शब्दों का प्रयोग भी कहीं कहीं प्रकार शैली संस्मरणात्मक या वर्णात्मक कह सकते हो, ठीक है, संस्मरणात्मक है ये। नंबर 6, अब चौधरी साहब की बात फिर है। चौधरी साहब एक खास हिंदुस्तानी रईस थे। अब ये लाइन से समझ जाना आप, हिंदुस्तानी सारे रईस चौधरी साहब की तरह होते हैं। वो ये है कि पैर हिलाएंगे तो भी कहते हैं क्या पता नौकर हिलाते तो बढ़िया रह जाए, मतलब हर काम नौकर से करवाता है, ठाट बाट से। हालांकि थोड़ी बहुत हिलना चाहिए, वरना ऐसे यूँ एकदम फैल जाओगे तो फिर वो क्या करोगे फिर आप, लेकिन ये सब जगह है। चौधरी साहब एक खास हिंदुस्तानी रईस थे। वसंत पंचमी, होली इत्यादि के अवसर में उनके यहाँ खूब नाच रंग, मतलब बड़े रंगीन मिजाज के आदमी थे। पैसा भी खूब खर्च करते थे और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, ठीक है। कंधों तक बाल लटक रहे हैं, आप इधर से उधर टहल रहे हैं। एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लिए पीछे पीछे घूम रहा है कि क्या पता इनके कब, मतलब कहता है ना कि पान की ललक आ जाएगी, कब खाऊंगा, तुरंत पान देना पड़ेगा, पीछे पीछे लगा रहता था। बात की कांट छांट का क्या कहना है, जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती, मतलब बड़े चतुर। जैसे अपने मोदी साहब है,
बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, काम चाहे करो ना करो, लेकिन बातें करने का जो जादू है ना, आजकल राजनीति में बात करना ही जिताता है। बात करके लोगों को कैसे लुभाना है, वो लुभाना इनको भी आता था। ये बातें बड़ी घुमा घुमा करते थे। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। संदर्भ तो फिक्स है। प्रसंग चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगंज जी संपन्न परिवार से थे। उनके रहन सहन तथा बोलचाल से उनकी रईसी झलकती थी, ये पता चलता था। व्याख्या, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी एक अच्छे खासे हिंदुस्तानी रईस थे, अतः उनमें वो सब विशेषताएं उन्हें जायज़ सी बात है जो हर उस रईस में होती है, उन्हें स्वाभाविक थी। जो तत्कालीन रईस धनीवानी जो भी व्यक्ति होते उनमें सब में पाई जाती है, वो सारे विशेष गुण इनमें भी थे। कैसे कि वसंत पंचमी और होली के अवसर पर उनके यहाँ नाच रंग की महफिलें सस्ती और पर्याप्त खर्च करके मनोरंजन किया जाता था। उनकी हर भाव भंगिमा से उनकी रईसी आदतें व्यक्त होती थी। वे तबीयत से खर्च करते थे, मतलब मन से, ताज़ा मन से खर्च करते थे, ऐसा नहीं कंजूसी नो। और लोगों के साथ महफिलों का लुत्फ आनंद उठाते थे। उनकी सज धज भी आकर्षक, मतलब सजते थे एकदम लंबे बाल, एकदम लंबा वो चोला पूरा पहन के, बड़े बड़े बाल जो कंधों पर लटकते रहते हैं, उनकी अलग पहचान देते थे, डिफरेंट। जब कभी बरामदे में इधर से उधर चहलकदमी कर रहे होते थे तो एक लड़का पान की तश्तरी लिए उनके पीछे पीछे चलता। कब बाबू साहब को पान की तलब लगे और वह तस्करी उनके सामने पेश की, लो साहब मन गया उठाया, ठीक। तो बातचीत करने में बड़े विधेय चतुर थे। ऐसी बातें करते थे कि लोग उनकी बातों में मुग्ध हो जाते थे, एकदम खो जाते। उनकी वचन वक्रता विलक्षण थी। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से नितांत भिन्न। पहली बात तो कवि थे, तो कवि तो वैसे भी बात करने में निराले होते हैं, तो ये भी थे। नौकरों से भी वे जो बातें करते उनके सुनने लायक होती थी। अगर किसी नौकर से, देखो एक एग्जाम्पल भी देना है, यही तो बात है, ये होता है तरीका। गद्यांश में पूरे नंबर ऐसे नहीं आते, इसमें भी नंबर कट जाते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, एज इट इज गद्यांश में छाप के आ जाते हैं। कुछ बातें एग्जाम्पल के तौर पर भी डालनी है। जैसे कि देखो कि अगर किसी नौकर ने कोई कांच का गिलास गिरा दिया, तो सीधी सी बात है, अपन क्या कहते हैं, अच्छा फोड़ दिया। तो ये भी ऐसे ही कहते थे, गिलास गिरा, तो उनके मुंह से निकलता था कार्य बचाते नहीं। मतलब कार्य बचाते नहीं का मतलब उनकी भाषा थी कि क्यों रे, फूटने से बचा तो नहीं, मतलब इस कहने का मतलब वही कि फोड़ दिया ना, फूटने से बचा तो नहीं, ये ऐसे कहते थे। मतलब मज़ा आता था, लोगों को सुन के हंसी आती थी। और शुक्ल जी ने प्रेमगंज जी से जुड़ी स्मृतियों का आधार बनाकर ये संस्मरण लिखा है। और बद्रीनारायण चौधरी की रईसी तबीयत एवं वचन भंगिमा की विलक्षण वक्रता यहाँ पर प्रकाश डाला गया उन पर। भाषा सरल सहज बिल्कुल आराम से समझ में आ रही है। 7वां, कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। चौधरी साहब के पास ही एक लैंप जल रहा था। ये भी बड़ा शानदार एग्जाम्पल, ये है मज़ेदार एग्जाम्पल। तो लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज़ देने लगे। मैंने चाहा कि बढ़कर बत्ती नीचे गिरा दूँ। ये सोचा लेखक ने कि यार क्या नौकर क्या आएंगे, मैं ही गिरा दूँ देता हूँ इस बत्ती को। पर लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक लिया कि नहीं रुक तू मत गिरा भी, तो देख मज़ा आएगा, अभी नौकर आएंगे उनको डांटेंगे, मज़ा आएगा। तो चौधरी साहब कहते जा रहे हैं, अरे अरे जब फूट जाई तबे चलत आवा है। मतलब कि जब ये फूट जाएगी जब तू आएगा क्या। मतलब कि अंत में चिमनी ग्लोब के सहित चकनाचूर हो गई, लेकिन चौधरी साहब बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल भी उसको नहीं मतलब करा कि नहीं नौकर काम नौकर करेगा। पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ नहीं बढ़ा। ये है भाई रईसी। तो संदर्भ तो फिक्स है। प्रसंग चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगंज की एक हिंदुस्तानी रईस थे तथा भारतेंदु मंडल के साहित्यकार थे। उनकी तबीयत में रईसी कूट कूट कर भरी थी। जलती भभकती लैंप की बत्ती को कम करने के लिए भी वह नौकरों को बुलाते थे। स्वयं हाथ से बत्ती कम कर देने में उनकी हैट्टी होती थी। हैट्टी मतलब नहीं ऐसा थोड़ी करूँगा मैं, यही इस अवतरण में शुक्ल जी ने बताया है। देखो व्याख्या में, एक दिन गर्मी के दिनों में कई लोगों के साथ रात को छत पर बैठे चौधरी साहब बातचीत कर रहे थे। पास ही एक लैंप जल रहा था। अचानक लैंप की बत्ती भभकाने लगी। शुक्ल जी भी अपने कई मित्रों के साथ वहीं उपस्थित थे। कौन ही राइटर जो लेखक हैं वो, उन्होंने भभकती बत्ती को कम करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर उनके जो फ्रेंड थे लक्ष्मी नारायण जी, उनका नहीं आगे बढ़ा दे, उनका उद्देश्य से उन्हें रोक लिया कि रुक देख, आगे का तमाशा देखना थोड़ा मज़ा आएगा, तो भी इसको फूटने दे। चौधरी साहब लैंप ठीक करने के लिए नौकरों को आवाज़ देने लगे, पर जब नौकर के आगे में कुछ विलम्ब हुआ, आने में विलम्ब हुआ, तब चौधरी साहब कहने लगे, अरे जब फूट जाई तब चलत आवे, मतलब अर्थात जब लैंप फूट जाएगी तब आओगे क्या। अंत में चिमनी ग्लोब सहित चकनाचूर हो गई, लेकिन चौधरी साहब का हाथ जो है वो बत्ती कम कर देने के लिए लैंप की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। ये है भाई रईसी।
ठीक है। विशेष लैंप, ग्लोब आदि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। मिर्ज़ापुर में बोली जाने वाली भोजपुरी बोली को चौधरी साहब घर पर बोलते थे और भाषा सरल है, सहज और परिमापूर्ण खड़ी बोली ही मिलती है और शैली संस्मरणात्मक शैली का प्रयोग इस अवतरण में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है 8वां कि उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे। मैंने कहा नागरी वैसे लिपि है, लेकिन ये उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी साहब है वो उनको लिपि मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। वैसे कवि थे, ऐसी बात नहीं है, जानते भी थे। इसी प्रकार वे मिर्ज़ापुर न लिखकर मिर्ज़ापुर लिखा करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर, यानी कि मीर का समुद्र, जा का पुत्री और पुर मतलब कि लक्ष्मीपुर। संदर्भ ये हैं, ये तो कॉमन है। प्रसंग, शुक्ल जी ने यहाँ चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन के बारे में बताया है कि वे नागरी को भाषा मानते थे और मिर्ज़ापुर को मिर्ज़ापुर लिखा करते थे। इसका क्या कारण था, इस पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। ठीक है, देखते हैं आगे। व्याख्या, शुक्ल जी ने भारतेंदु मंडल के प्रमुख साहित्यकार उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन से जुड़ी कुछ यादों पर अपने ढंग से प्रकाश डाला है। चौधरी साहब मिर्ज़ापुर के एक हिंदुस्तानी रईस थे। उनकी अपनी धारणाएं व अपनी जीवन शैली थी। वह नागरी को लिपि ने मानकर नागरी को भाषा, भाई रईस आदमी है, कुछ भी करे सब सही है। और वह कहते थे कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। ठीक है, इसी प्रकार मिर्ज़ापुर को मिर्ज़ापुर लिखा करते थे। इसका अर्थ इस प्रकार था कि मीर का मतलब समुद्र, जा और जा का मतलब पुत्री, पुरहित है, मिर्ज़ा का अर्थ हो गया समुद्र की पुत्री अर्थात लक्ष्मी, नगर। ठीक है, इसलिए मिर्ज़ापुर का अर्थ हुआ लक्ष्मीपुर। ठीक है, ये चीज़ है। विशेष में वही लिख दो, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन भारतेंदु मंडल के प्रमुख साहित्यकार थे। भाषा जो है सरल है, हेडिंग है ये, भाषा लगा के भी लिख सकते हो। भाषा सरल, सहज और प्रभाव खड़ी बोली है। शैली की बात करें तो विवरणात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर है। और विद्या की बात करें तो ये एक संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया संस्मरण है। वैसे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है कोई, मैं तो जानबूझ के ऐसे कभी कभी थोड़े साहित्य के हिसाब से लिख रहा हूँ, बाकी आप 14 दिन को एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये थे अपने टोटल 8 के 8 गद्यांश हो गए। अब अपन ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। जो पहले तो वो क्वेश्चन आंसर जो अपनी बुक में है, फिर कुछ 2-4 एक्स्ट्रा। ठीक है, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया, आपको पता चल गया होगा कि वो फारसी अच्छे ज्ञाता थे। मतलब अब आराम से अगर आपने गद्यांश मेरे साथ में पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आंसर देखो, हाथ याद करवा दूंगा अभी, देखना। तो देखो वो क्या कहते हैं अपने पिताजी के बारे में कि वे फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। एक बात, फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में बड़ा आनंद आता, उनको मजा आता। वे रात को घर के सब लोगों को इकट्ठा कर उन्हें रामचरितमानस ब्रैकेट में तुलसीदास और रामचंद्रिका ब्रैकेट में केशवानंद द्वारा लिखित, लेकिन आप ब्रैकेट में इतना से लिख देना तुलसीदास तो ही शानदार बन जाएगा इफेक्ट। बड़े चित्ताकर्षक ढंग से सुनाया करते थे। भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। इन नाटकों को भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। हो गया 4 बातें। दूसरी, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। तो बचपन में लेखक रामचंद्र शुक्ल के मन में भारतेंदु जी के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना जगी रहती थी। क्या कि उनकी बाल बुद्धि भारतेंदु हरिश्चंद्र और सत्यवती हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र में कोई भेद नहीं कर पाती थी। पढ़ा था ना अभी अपने, वो उसमें अंतर कर ही नहीं पाते थे, वो सोचते थे ये सब एक ही है। और तीसरा, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी। शुक्ल जी के पिताजी का तबादला जब मिर्ज़ापुर हुआ तब बालक रामचंद्र शुक्ल को पता चला कि यहाँ भारतेंदु जी के कवि मित्र चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन जी भी रहते हैं। तो उनका पत्थर का बना 2 मंजिला मकान है और वह हिंदुस्तानी रईस हैं। ऊपर के बरामदे में घनी लताओं के बीच चौधरी साहब कंधों पर बाल बिखरे खंबे के सहारा लिए हुए खड़े थे। हालांकि इन्हें सोचा कि मूर्ति है, जबकि मूर्ति नहीं थी, वो खुद वही थे। और सड़क से चौधरी साहब की यही पहली झलक लेखक ने देखी थी। ठीक है, पास में नहीं, सड़क से देखी थी। लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया, या फिर प्रेमगन की छाया स्मृति निबंध से शुक्ल के भाषा परिवेश और प्रारंभिक रुझानों पर प्रकाश डालिए। तो मतलब वो क्या हुआ कि इन्होंने कहा था ना कि मैं जो सयाना होता गया यार, मेरा साहित्य के प्रति रुचि बढ़ने लग गई। फिर वो इन्होंने पार्ट्स वो खोल ली थी लाइब्रेरी, वो सब। तो जो लेखक सयाना होता गया हिंदी साहित्य की और उसका झुकाव बढ़ता गया। उसके पिताजी साहित्य प्रेमी थे। भारत जीवन प्रेस की किताबें उनके मतलब वहाँ आया करती थी। साथ ही मिर्ज़ापुर में केदारनाथ पाठक ने एक पुस्तकालय भी खोला था। तो वहाँ से इन्होंने क्या करा, जहाँ से किताबें लाकर रामचंद्र शुक्ल पढ़ा करते थे। यही नहीं, अपने समवयस्क के मित्रों जो अपने इनके फ्रेंड थे इनके एज की, उनको काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास जी हालना,
पंडित बद्रीनाथ गौड़ और पंडित उमाशंकर द्विवेदी के साथ थे। वे इनके साथ साथ वे हिंदी के नए पुराने लेखों की चर्चा करते रहते थे। परिणामतः हिंदी साहित्य और उनका झुकाव लाजमी हो गया, क्योंकि ये सब बातें थी और इन राइटर्स के साथ में रहने की वजह से इनका झुकाव जो है वो हिंदी साहित्य के प्रति हो गया। ठीक है। फिफ्थ, निसंदेह शब्द। अब समझ गए होंगे, अब मतलब एक वर्ड आते आप आंसर देना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो उर्दू कान जो उर्दू भाषा को सुनना पसंद करते थे, वहाँ पर अगर हिंदी बोली जाएगी तो उन्होंने एक कह दिया कि निसंदेह लोग हैं। ठीक है। तो निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? आंसर देखो कि लेखक अपनी समवयस्क मित्र मंडली में हिंदी के नए पुराने लेखों की चर्चा किया करते थे। ठीक है। इस चर्चा में निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे, जबकि जिस स्थान पर लेखक रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तकार, कचहरी के काम करने वाले अफसर या अमले रहते थे। ये लोग उर्दू को तरजीह देते थे। अतः उनके कानों को हम लोगों की हिंदी कुछ अटपटी अनोखी लगती थी, इसलिए उन्होंने लेखक की मित्र मंडली का नाम क्या रख दिया? निसंदेह लोग। ठीक है। हालांकि आपको तुरंत देखते ही आंसर तो वैसे आपके मन में आ गया था। ये है बात, एक साथ पढ़ने का ये फायदा है। फिर पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखो। तो देखो, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन जी की विनोद प्रियता तथा उनके कथनों में विलक्षण वक्रता रहती है, मतलब भाषा बड़ी चतुर है उनकी, जिससे रोचकता की सृष्टि होती है। ऐसी 3 घटनाएं देखते हैं। 3 कौन कौन सी है? एक तो ये कि चौधरी साहब का नौकरों तक के साथ समाज सुनने लायक होता है। नौकरों को बात करते ना, लोगों हंसी आती थी कि मज़ा आएगा, नौकरों डांटेंगे अपने लहजे में, मज़ा आएगा। ठीक है। अगर किसी नौकर के हाथ से गिलास गिरता तो फ़ौरन कहते कारे बचाता नहीं, मतलब कि क्यों रे, बचा तो नहीं ना, फोड़ दिया ना तूने, यही सोच, बस वो चीज़ है। सेकंड, एक दिन चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों तक बाल बिखेरे खंबे का सहारा लिए खड़े थे, तो वामनाचार्य गिरी मिर्जापुर के एक प्रतिभाशाली कवि थे, जो चौधरी साहब पर एक छंद बना रहे थे जिसका अंतिम चरण ही बनने को रह गया था। मुग रूप में जब उन्होंने चौधरी साहब को देखा तो झट से छंद का अंतिम चरण बना डाला, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी की। खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी की, मतलब ऐसा खंबा टेकी जैसे खड़ी जैसे कोई मूर्ति जैसे हो, इस हिसाब से बड़ा सा नारी की। ठीक है, ये हो गया। तीसरा एक एग्जाम्पल और ले लो कि एक दिन रात को छत पर चौधरी साहब कुछ लोगों के साथ बैठे गपशप कर रहे थे। पास में लैंप जल रहा था और अचानक बत्ती भभकने लगी। तो जब रामचंद्र शुक्ल ने बत्ती कम करने का मन बनाया तो उनके मित्र ने तमाशा देखने के लिए विचार से उसको रोक दिया कि नहीं बुझा मत, चौधरी साहब कुछ डांटेंगे नौकरों को, मज़ा आएगा। चौधरी साहब नौकर को आवाज़ लगाई, अरे जब फूट जाएगी तब ये चलता हुआ है। ठीक है, जब फूट जाएगी तब आएगा क्या। अंत में चिमनी ग्लोब के साथ चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ जो है वो लैंप की ओर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। ये 3 रोचक बातें हैं जो आप लिख सकते हो मन से, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 7वां, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। ये जो कथन है वो किस किस संदर्भ में कहा गया और क्यों, स्पष्ट कीजिए। देखो, उक्त कथन उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के संदर्भ में कहा गया है। वे भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि थे और नई पीढ़ी के रामचंद्र शुक्ल जैसे लेखक और उनकी मित्र मंडली प्रेमगन जी को पुरानी चीज़ समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था, जिसके वशीभूत होकर वे चौधरी साहब के यहाँ जाया करते थे। अर्थात शुक्ल जी और उनके मित्र प्रेमगन जी से श्रद्धा भी रखते थे और उनके बारे में जानने को उत्सुक भी रहते थे। तो वही चीज़ इस दृष्टि में कुतूहल का जो मिश्रण रहता था। ठीक है, अगला, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं का उजागर किया है। तो देखो कि ये संस्मरण भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन के बारे में है, जिसमें उनके व्यक्तित्व के निम्न पहलुओं का प्रकाश डाला गया। पहला, एक तो हिंदुस्तानी रईस, पहली हेडिंग क्या है, हिंदुस्तानी रईस। दूसरी, भारतेंदु मंडल के कवि थे वो, अपूर्व वचन भंगिमा। ठीक है, हिंदुस्तानी रईस का मतलब ये है कि उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन एक अच्छे खासे हिंदुस्तानी रईस थे और उनके पास स्वभाव में उनके स्वभाव में ये रहता है ना, उनके स्वभाव में सभी विशेषताएं थी जो रईसों में होती है। एक बात तो ये। दूसरी खास बात, ये भारतेंदु मंडल के कवि भी थे। प्रेमगन भारतेंदु मंडल के कवि थे और भारतेंदु जी के मित्रों में उनकी गिनती थी। वे मिर्जापुर में रहते थे और उनके घर पर साहित्य गोष्ठियाँ आदि होती रहती थी। मतलब ऐसा मान लो कि साहित्य से रिलेटेड बड़ी बड़ी मीटिंग्स ऐसा मान लीजिए होती रहती थी। अपूर्व वचन भंगिमा, प्रेमगन जी की बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम भिन्न था। काम राइटिंग का था, साहित्यिक बातें करते, लेकिन जब बातचीत करते वो नज़र अलग ही होता था। लोग तरसते थे उनकी बातों को सुनने के लिए, मज़ा आता था। जो बातें उनके मुख से निकलती थी
उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी, मतलब घुमावदार बातें, चतुराई। नौकरों तक के साथ उनका संवाद है ना वो वाकई सुनने लायक होता था। ठीक है, ये बात है। फिर मनोरंजन स्वभाव था, हंसाते खूब थे। ऐसा नहीं है नौकरों को उदारते, नौकर भी बड़े हंसते थे, उन्हें पता था कि ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल हंस मिजाज होते हैं जो थोड़ा बहुत नौकरों कह भी देंगे, नौकरों को रखते भी एकदम शानदार है, अच्छा खाओ पहनो मस्त ऐश करो, क्योंकि यहाँ कौन सी कमी थी। तो मनोरंजक स्वभाव था। प्रेमगंज जी का स्वभाव विनोदशील था, वे विनोदी प्रवृत्ति के थे, मतलब प्रेम पूर्वक व्यवहार था, और प्राय लोगों को मूर्ख बनाया करते थे। ठीक है, लोग भी उन्हें मूर्ख बनाने के प्रयास या उन पर मनोरंजक टिप्पणियां करने की जुगत में रहते थे कि अच्छा उल्लू बना रहे हो आप, ऐसे मतलब मजे आते थे इनकी बात करने में। मौलिक विचारक, प्रेमगंज जी मौलिक विचारक थे, उनके विचारों में दृढ़ता रहती थी। कह दिया वो होगा पक्का, है ना। नागरिक को वे लिपि ने मानकर भाषा मानते थे, वे मिर्जापुर लिखते और उसका अर्थ होता ये वाला वापस एग्जाम्पल वही। ठीक है, सेम टू सेम। 9वां, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे, तो वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उनमें समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में श्री तू काशी प्रसाद जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनारायण गौड़ और उमा शंकर द्विवेदी। हालांकि मैंने लिखा दिया लेकिन आपको अलग से भी याद रहना चाहिए, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है तो याद कर लेना। ठीक है, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का ये हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। कथन का क्या मतलब आशय, तो मिर्जापुर में रहते समय बालक रामचंद्र शुक्ल को उनके पिताजी ने एक बार काशी में किसी बारात में भेजा। जब वे चौखंबा की ओर गए तो उन्हें एक मकान से पंडित केदारनाथ पाठक जी के निकलते हुए दिखाई दिए, है ना, एक कोइंसिडेंस ही था। ठीक है, पाठक जी शुक्ल जी को मिर्जापुर से ही जानते थे। बातों ही बातों में पता चला कि ये भारतेंदु जी का मकान है। भारतेंदु जी के प्रति आदर भाव कारण शुक्ल जी भावुक होकर मकान को देखते रहे। पाठक जी उनकी भावुकता देखकर अति प्रसन्न हुए और उनके साथ बातचीत करते हुए दूर तक गए। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का वह हृदय परिवर्तक बहुत शीघ्र केदारनाथ पाठक के साथ शुक्ल जी की गहरी मैत्री बदल गया, और यही उक्त कथन का मेन आशय है। ये भी कभी कोइंसिडेंस होता है ना अपने, कि जब अपन कहीं से निकल रहे होते हैं और वहाँ पर अपने जिनको जो सोच रहे हैं कभी उनका मकान दिख जाता है गलती से, या फिर कोई गलती से न कोइंसिडेंस संयोग से, और कभी अपन कहीं जाते हैं तो वहाँ से अपन को कोई मिल जाता है कि वो वाह यार, मतलब जो हमें जिनकी बात करते थे वो हमें मिल गए। तो वो वाली चीज़ है कि ये कोई बारात में गए थे तो उधर से हम निकलते टाइम इनको मकान दिख गया, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, अब मैंने कुछ छोटे क्वेश्चन भी लिए हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ छोटे क्वेश्चन भी अपने आ सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज से परिचय कहाँ हुआ, तो उनका परिचय हुआ था मिर्जापुर में। एक बात ये, मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन रहते थे, तो उनके परम मित्र बद्रीनारायण चौधरी रहते थे। ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज रहते थे, पूरा लिखना भाई, है ना। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें किनके घर आती थी, तो भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें रामचंद्र शुक्ल के घर आती थी। क्वींस कॉलेज में आचार्य शुक्ल के सहपाठी कौन थे, क्वींस कॉलेज सहपाठी थे रामकृष्ण वर्मा थे। ठीक है, हालांकि सारी बातें हैं अपने पास, लेकिन एक बार रिकॉल हो जाएगा। शुक्ल जी के समवयस्क मित्रों की हिंदी प्रेमी मंडली का नाम लोगों ने क्या रख दिया था, बताओ, रख दिया था निसंदेह। हाँ, ये निसंदेह लोग ये रख दिया था। ठीक है, ऐसे ही लेखक के पिता रात को कौन सी किताब पढ़ा करते थे, तो लेखक के पिता रात को रामचरितमानस और रामचंद्रिका, ठीक है, पढ़ा करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र घनिष्ठ मित्र कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र घनिष्ठ मित्र उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी थे, जो खुद एक प्रसिद्ध कवि भी थे। किस प्रेस की किताबें लेखक की कराया करती थी, तो भारत जीवन प्रेस की किताबें आया करती थी, और वो लेखक, ठीक है। लेखक को कितने साल की उम्र से ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी, मात्र 16 साल की उम्र से ही मित्र मंडली जो उनसे मिलने लग गई थी। लेखक के मोहल्ले में कौन कौन रहता था, तो जिस स्थान पर लेखक रहते थे वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तकार, कचहरी के अफसरों और अमला की बस्ती थी। हालांकि आपको सब आते हैं क्योंकि मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन छोटे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी जरूरी है, और रिवाइज हो जाएगा पूरा चैप्टर। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ढंग से ये 40-50 मिनट की क्लास मेरे साथ ले ली, हिंदी साहित्य के सारे चैप्टर रटवा दूंगा एकदम फर्स्ट क्लास, दिमाग में फिट हो जाएंगे। बस ईमानदारी से सुनते जाना है मेरे को, ठीक है। रामचंद्र के पिताजी भारत जीवन प्रेस की किताबें छुपा देते, क्यों? क्योंकि ये पता था ना कि कहीं ये बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, वरना इसका पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। लेखक के पिताजी डरता कि कहीं उनके बेटे यानी रामचंद्र शुक्ल जी का चित्त यानी कि दिमाग की ऐसा माइंड स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए, इसलिए प्रेस की किताबें छुपा दिया करते थे। चौधरी साहब किस स्वभाव के व्यक्ति थे? चौधरी साहब खानदानी रईस भी थे। उनके बात करने का ढंग उनके लेखों से बिल्कुल अलग था।
वे एक खुशमिजाज और हर बात पर अपने उल्टे व्यंग्य देने वाले स्वभाव के व्यक्ति, मतलब ऐसा कहते हैं चतुराई से कुछ अलग ही व्यंग्य करते हैं, पता नहीं चलता, लोग उल्लू बन जाते, कभी कभी पता चल जाता, वो कहते हैं अच्छा उल्लू बना रहे, मतलब बड़ा मजा आता उनसे बात करके, ये बात है। लेखक भारतेंदु जी के घर को एक टक क्यों देखते रहे? तो रामचंद्र शुक्ल जी को पुस्तकों और साहित्य से बड़ा लगाव था। तत्कालीन समय में भारतेंदु जी हिंदी भाषा के प्रमुख और प्रसिद्ध लेखक थे, इसलिए मेन कारण ये हो गया। और भारतेंदु जी से लेखक को बड़ा प्रेम था। जब पहली बार लेखक उनके घर के सामने से गुजरे तो स्नेह भाव से उस घर को एकटक निहारते रहे, ठीक है, क्योंकि जो अपन जिनको चाहते हैं या फिर जो हमें अच्छे लगते हैं या जो हमारे कहते हैं ना कि आइडियल हो, वो हमें कहीं दिख जाए तो अच्छा ही लगता है, वो बात है। फिर वामनाचार्य गिरी कौन थे और उनकी चौधरी साहब से क्या बात हुई? तो वामनाचार्य गिरी मिर्ज़ापुर में पुरानी परिपाटी के बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खंबे के सारे खड़े दिखाई पड़े। तो वामन जी ने चौधरी साहब को नीचे से अपनी कविता के जरिए ललकारा। क्या कहा कि खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, ये बात उन्होंने मतलब उन चौधरी साहब को सुनाई, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, चौधरी बद्रीनारायण दृढ़ मान्यताओं वाले व्यक्ति थे। इस कथन को पुष्ट करने के लिए पाठ में प्रसंग तर्क सहित प्रस्तुत कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये भी। तो चौधरी साहब दृढ़ मान्यता मतलब पुरानी मान्यताओं को पक्के थे, मानने वाले थे व्यक्ति थे, और अपनी मान्यताओं को तर्क से पुष्ट भी, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे हवा में बातें करते हैं, अपनी बातों के साथ में लॉजिक कुछ तर्क भी देते थे, ठीक है, करते थे। नागरिक को लिपि न मानकर भाषा मानते थे और उसका तर्क भी देते थे। कहते थे कि नागर जो हैं वो अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई है वही नागरिक कहलाई है। इसी प्रकार वे मिर्ज़ापुर को मिर्ज़ापुर लिखा करते थे। उसका अर्थ तो आपको पता ही, सेम टू सेम वो अपन रिपीट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन है भाई ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हालांकि इन क्वेश्चन को तो आपके लिए कहते हैं छुट्टियों में खेल हो जाएगा। रीज़न ये है कि अपने सब कुछ व्याख्या के अंदर पढ़ लिया, तो ये सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है। ये मैं नहीं देता तो एक थोड़ा सा आइडिया होता है कि लिखें कैसे, इसलिए ये लिखना भी मेरा ज़रूरी था। तो इनको देख के आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किसको कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ रहे हैं और कैसे उनका आंसर देना है, ठीक है। तो ये था अपना हिंदी साहित्य का गद्य का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, ओके।